पहले का जो राइट आंसर है मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें जो पहले का जो राइट आंसर है 1500 ईस्वी, और जो लोग बी लगा रहे हैं वो भी सही आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1600 होना चाहिए था यहाँ पर। जो जो अकाउंटिंग की जो शुरुआत मानी जाती है, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे आप लोगों को एक लेक्चर में। तो कब आप लोग सन बता सकते हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं बताइए, अकाउंटिंग की शुरुआत जो है किस सन से मानी जाती है? अगर किसी को पता है तो बताइए। दीपक जी 1500 बोल रहे हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। 93 किसी को अगर एग्जैक्ट सन याद है तो बताइए। जो 1500 ईस्वी था, 1500 ईस्वी में इसकी शुरुआत, बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज जो भंडारी जी हैं वो बोल रहे हैं 1494, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग। गुड, काफ़ी लोगों ने, शीतल जी, सोनी जी, कबीर, सभी का 1494 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अंतिम चरण है रिकॉर्डिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना? जल्दी से बताएं। सी आंसर आ रहा है सभी लोगों का लगभग। और कोई? सी सी सी। देखिए 1498 आंसर है पहले वाले का। राजकुमार जी 1584 नहीं है। चलिए गौरव जी का डी आंसर आ रहा है, बाकी सबका सी सी। प्रदीप जी का डी। तो याद रखेंगे, जो लेखांकन का अंतिम चरण जिसे माना जाता है, या जो अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेज होती है, वो होती है आपकी, जो है हम जो इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका, सूचना देना, ये अकाउंटिंग का अंतिम चरण होता है। याद रखेंगे आप लोग। फाइनल अकाउंट के बाद जो हम लोग फाइनली जो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर है डी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी आंसर नहीं है। अंतिम लेखों के बाद हम लोग ऑडिटिंग करते हैं, फिर फाइनली हम लोग जो ये पूरी अकाउंटिंग होती है, इन्फॉर्मेशन यानी प्रोवाइडिंग होती है सभी लोगों को। याद रखें आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए सभी का आंसर डी आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से करें, लुकास पेसियोली कंसिडर टू, यानी जो लुकास पेसियोली को माना जाता है, पहला ऑप्शन है फादर ऑफ डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक, फादर ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन का पिता, द फादर ऑफ ब्रिलियंट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का प्रतिपादक, या उपरोक्त सभी। सभी लोग आंसर करें। तो आंसर किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बी आ रहा है। नंदन जी ए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो आंसर दे रखा है खिम सिंह जी। चलिए डी, बी, बी, ए। चलिए देखिए, लुकास पेसियोली जो थे, आप लोगों को पता है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक तो थे ही थे, साथ ही दोस्तों अगर लेखांकन प्रणाली के भी वो जनक कहे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो क्लास में भी करवाया था आप लोगों को। साथ ही दोस्तों द फादर ऑफ बिलिटरल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों का भी प्रतिपादक उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो जो लोग ए, बी और लगा रहे थे, ध्यान दीजिए आप लोग सही से। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी किसे कहते हैं? चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी किसे कहते हैं? बुक कीपिंग को, अकाउंटिंग को, ए बी दोनों को, या नॉन ऑफ दिस, इसमें से किसी को नहीं? चलिए सभी का आंसर ए आ रहा है। चलिए मनीष जी सी बोल रहे हैं, ए बी दोनों, और बाकी दीपक सभी का ए। तो याद रखेंगे, जो अकाउंटिंग की जो पहली सीढ़ी होती है, या
जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के अंतर्गत मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग प्लस इसमें हम लोग जो है क्लासीफाइंग करते हैं। ये हमारा रिकॉर्डिंग के अंतर्गत, ये पुस्तपालन के अंतर्गत आता है, और ये अकाउंटिंग की फर्स्ट जो है फर्स्ट सीढ़ी कहलाती है, और अकाउंटिंग जो है आप लोगों का उसके बाद का चरण है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलें। गुड, काफ़ी लोगों का सही आंसर आ रहे हैं। चलिए आप लोग थम्स अप कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है ह्यूज ओल्ड कैसिल, एडवर्ड जॉन, लुकास पेसियोली, एडम स्मिथ। तो बताएं आप लोग। रिहान अली जी ए बोल रहे हैं, नेहा जी बी, भगवती जी डी, शीतल जी ए बोल रही हैं, चारू भट्ट जी ए बोल रहे हैं। चलिए ए, सी, ए, बी और डी सभी लगभग आप लोगों के आंसर। देखिए हमने लास्ट टाइम पे बताया था आप लोगों को, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये जो बुक थी ये किसने लिखी थी? तो याद रखें जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जॉन ने लिखी थी। याद रखेंगे आप लोग। जो ह्यूज ओल्ड कैसिल हैं, इन्होंने जो आप लोगों का दोहरा लेखा प्रणाली जो पुस्तक थी डी कंप्यूटर स्क्रिप्चर्स, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था कैसिल ने, और पेसियोली ने लिखी थी। और तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, एडवर्ड जॉन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। याद रखेंगे आप लोग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं इसी क्वेश्चन में कि जो ये द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मैंने करवाया था आप लोगों को क्लास में, ये कब प्रकाशित की थी या इन्होंने कब लिखी थी? जल्दी से बताएं, सन बताइए। मैंने सन बताया था आप लोगों को। गुड, शीतल बोरा जी 1795, नेहा जी 1494। तो इसका जो राइट आंसर है शीतल जी ने दिया है 1795 में जो ये पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1795 में। जो हमारा डुअल कॉन्सेप्ट जो था उस पे पुस्तक थी, जो डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चर्स, उस पे इन्होंने इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1795 में लिखी थी एडवर्ड जॉन के द्वारा। डुअल कॉन्सेप्ट पे आधारित था ये भी। चलिए गुड, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए उसी पे आधारित पुस्तक आ गई, डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चर्स बुक आर रिटन बाय, यानी यह पुस्तक किसने लिखी थी ये बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है ह्यूज ओल्ड कैसिल ने, एडवर्ड जॉन ने, लुकास पेसियोली ने, एडम स्मिथ ने। जल्दी से बताएं ये किसने लिखी थी? थपलियाल जी बोल रहे हैं ए, सी, डी। काफ़ी लोगों का डी आंसर आ रहा है। गंगा जी डी, अंकित बिस्ट जी ए बोल रहे हैं, दीपा जी सी बोल रही हैं, नंदन राणा सी, ए, प्रदीप रावत जी ए। आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं काफ़ी लोगों ने, सही से ध्यान दीजिएगा। जो हमारी डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चर्स बुक थी, ये पहली पुस्तक थी जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित थी, और ये जो लिखी थी लुकास पेसियोली के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। और ये कब लिखी थी जल्दी से मुझे बताएं, ये पुस्तक कब लिखी गई थी लुकास पेसियोली के द्वारा? जल्दी से बताएं मुझे। चौदह सौ चौरानबे आंसर दिया है आयुष ने आंसर दिया है 1400, नेहा ने, शीतल ने। गुड, तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी 1494 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? हमारी लुकास पेसियोली, जो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहा जाता है जिन्हें, उनके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सब लोग अब कमेंट ना करें, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, आप कमेंट करना स्टार्ट करें। करंट लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, यानी वर्तमान जो लाइबिलिटी होती है, हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, तो उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पूर्वदत्त बीमा को, क्रेडिटर्स यानी लेनदार को, नॉन ऑफ दिस। बताइए वर्तमान जो करंट लाइबिलिटी होती है उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता, जल्दी से बताएं। बी आंसर आ रहा है काफी लोगों का। आयुष जी का ए आ रहा है। देखिए करंट लायबिलिटी में किसे शामिल नहीं किया जाएगा ये बताना है आप लोगों को। ए आंसर आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट काफी लोगों का। नेहा जी, आयुष जी, देखिए हमने क्लास में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो। ए आ रहा है। प्रवीण जी बोल रहे हैं बी। देखिए भाई जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर, याद रखें आप लोग। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारी करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्रेडिटर भी हमारे करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, जिसे हम लोग एडवांस जो हम लोगों ने पेमेंट करी होती है, ये हमारी एसेट होती है, याद रखें आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, ये करंट लायबिलिटी इसमें से नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी प्रीपेड जो हमारे एक्सपेंस भी हम इसे बोल सकते हैं, तो ये हमारी एसेट होती है, याद रखें आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सब लोग ओके कर दीजिए, थम्स अप कीजिए सब लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो अभी हाल ही में हमने जो क्लास ली है उस पर आधारित है। चलिए आप लोग ओके या थम्स अप कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है आपके सामने, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, यानी देनदारियों पर संपत्तियों का अधिक क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रेवेन्यू, यानी जिसे हम राजस्व कहते हैं, प्रॉफिट जिसे हम लाभ कहते हैं, लॉस जिसे हम हानि कहते हैं, कैपिटल यानी जिसे हम पूंजी कहते हैं। जल्दी से आंसर बताएं। अगर हमारी एसेट से ज़्यादा जो एसेट है, अगर वो ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो क्या होगा ये बताना है हमें। रेवेन्यू होगा, लाभ होगा, सब लोग कैपिटल बोल रहे हैं, काफ़ी लोग कैपिटल बोल रहे हैं। नंदन जी ए बोल रहे हैं, राजस्व होगा। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, तो यानी देनदारियां संपत्तियों से अधिक है। यानी देखिए आप लोगों को मैंने इक्वेशन बताई थी, जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो मैंने बताई थी आप लोगों को। वो क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिन्होंने पहले डी आंसर दिया था वो सही आंसर है उनका। देखिए अगर हमारी कैपिटल बाहर होगी और तो हम एसेट में से लायबिलिटी जितनी होगी हमारी एसेट माइनस लायबिलिटी, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी डी होगा। याद रखें आप लोग, कैपिटल होती है, क्योंकि ये कैपिटल इक्वेशन पे डिपेंड करता है। आयुष जी जिसने भी पहले आंसर डी दिया था, काफ़ी लोगों का डी आंसर था, यहाँ पे मैंने इसे कंसिडर नहीं करा जल्दीबाजी में, तो काफ़ी लोगों ने डी आंसर दिया था, गुड। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो हमारा, प्रॉफिट की लैंग्वेज अलग है। प्रॉफिट हमें तब होता है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे पूरे साल में, एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं और जितने भी हमारी टोटल इनकम है, उनको घटाने के बाद हमारा जो बचता है वो प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, टोटल जितनी इनकम होगी, हमें इनकम में से जितने भी एक्सपेंस हम लोग घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे को याद रखेंगे, जो अकाउंटिंग जो है ये व्यवसाय का क्या कहलाता है, याद रखेंगे, टंग यानी जीभ कहते हैं इसको, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेट इनकम इज इक्वल टू, शुद्ध आय के बराबर होती है, ये बताना है आप लोगों को। नेट एसेट बताना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आप लोग,
रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस परचेस, एसेट माइनस लाइबिलिटी, या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर? जल्दी से बताइए, नेट इनकम किसे कहते हैं, ये बताया था मैंने। आंसर करें आप लोग। चलिए, डी आ रहा है काफी लोगों का, सी आ रहा है, आयुष जी डी बोल रहे हैं। नेट इनकम, शुद्ध आय, डी बोल रहे हैं, काफी लोग बी बोल रहे हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था तो इसका जो राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेवेन्यू, जितना भी हमारी राजस्व होता है उसमें से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो वो हमारा शुद्ध आय होती है। याद रखें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डज नॉट इंक्लूड इन लिक्विड एसेट, तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है, ये बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है स्टॉक, अगला ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, नॉन ऑफ दिस। रितु जी डी बोल रही हैं। आयुष जी बोल रहे हैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों नहीं होता। अच्छा, रितु जी डी, वंदना जी ए बोल रही हैं स्टॉक। देखिए क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िए आप लोग, थोड़ा गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए और देखिए इसमें। डी, कैलाश जी डी बोल रहे हैं, साक्षी जी डी बोल रहे हैं, सौरभ जी डी बोल रहे हैं। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारा तरल संपत्तियां होती हैं, काफ़ी लोग डी बोलने लगे हैं। देखिए समझिए इसको, जो हमारा स्टॉक है वो भी हमारा तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है, बता दूं आप लोगों को, ये भी शामिल नहीं होता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम शामिल नहीं करते हैं। साथ ही रॉ मटेरियल भी हमारा स्टॉक का ही पार्ट होता है। याद रखें आप लोग, जो इन्वेंट्री होती है तो इन्वेंट्री को भी मैंने बताया था कि शामिल नहीं करते। रॉ मटेरियल, ये तीन चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और आपका फिनिश गुड, ये तीन चीज़ें होती हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, ये तीनों चीज़ों को हम लोग तरल संपत्तियों में शामिल नहीं करते। आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, किसी को भी शामिल नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दें आप लोग, ठीक हो गया। चलिए थम्स अप कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ऊपर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बोल रहा है नेट इनकम, अगर यहाँ पे शुद्ध संपत्तियां आती, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता आप लोगों से, एक मिनट, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारा, यहाँ पर अगर यहाँ पे नेट इनकम की जगह नेट एसेट पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, आप लोग बताइए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, यहाँ पे नेट इनकम की जगह नेट एसेट होता या शुद्ध संपत्तियां होता तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला है, जल्दी से बताएं आप लोग। आयुष जी सी बोल रहे हैं, रिहान जी सी बोल रहे हैं, मनीषा जी सी, गुड।
तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए, अगर यहाँ पे नेट एसेट आता तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हो गया है। चलिए 12वां क्वेश्चन है आप लोगों का, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज यानी लेखांकन की भाषा है। पहला ऑप्शन है लेखांकन किसकी भाषा है, ये बताना है आप लोगों को। अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है, पहला ऑप्शन है केमिस्ट्री रसायन की, साइंस विज्ञान की, बिजनेसमैन व्यवसाय की, या फिर बात करें बिजनेस की। जल्दी से आंसर दे। हेमा जी डी बोल रहे हैं। चलिए सभी लोग डी डी आंसर दे रहे हैं। आयुष जी डी, मनोज जी बोल रहे हैं सी, सी होता है डी, सी। मनीषा जी सी बोल रहे हैं, कैलाश जी डी, बाकी डी डी। चलो ध्यान दीजिए, जो हमारी अकाउंटिंग किसकी भाषा है याद रखेंगे, तो अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन नंबर है इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखेंगे जो व्यवसाय की भाषा होती है हमारी अकाउंटिंग, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की भाषा नहीं होती है, किसकी होती है, हमारे बिजनेस की यानी व्यवसाय की भाषा होती है। याद रखें आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदना जी सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारी जो लेखांकन है व्यवसाय की भाषा होती है, ना कि व्यवसाय की। यहाँ पे बिजनेसमैन लिखा है हम लोगों ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड प्रिपेयर इन यानी पूर्वदत्त व्यय को माना जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड अपेयर इन यानी प्रीपेड एक्सपेंस को क्या माना जाता है, पहला ऑप्शन है एक्सपेंस, अगला ऑप्शन है लाइबिलिटी, अगला ऑप्शन है करंट एसेट या फिर फिक्स एसेट। जल्दी से बताएं, अगले क्वेश्चन में आ जाएं आप लोग सब लोग। बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, काफ़ी लोगों का सी सी सी। प्रभात जी डी बोल रहे हैं, सरिता जी डी। देखिए भाई, जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे करंट एसेट कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वॉज पब्लिश्ड यानी पुस्तपालन और लेखांकन पर पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, ये बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है 1394, 1494, 1594 या 1694। जल्दी से बताएं, 1394, 1494, 1594 या फिर 1694। रिहान जी बी बोल रहे हैं, रितु जी ए। देखिए भाई, वंदना जी बी बोल रही हैं 1494। चलिए बिल्कुल सही आंसर है 1494। याद रखेंगे पहली पुस्तक जो अभी हमने ऊपर लिखी थी तो वही पुस्तक थी लुकास पेसियोली के द्वारा 1494 में लेखांकन पर पहली पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी उनकी। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड यानी लेखांकन सूचना का उपयोगकर्ता है। कौन लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता होते हैं ये बताना है, क्रेडिटर्स, बैंक, कस्टमर्स या उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, इसका आंसर करें। अभिषेक जी सी बोल रहे हैं, आयुष जी डी, नवीन जी बी बोल रहे हैं। तो याद रखिए जो हमारे लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता हैं मैंने बताए थे ये दो टाइप के हमारे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप लोगों को याद होगा हमारी क्लास में ये हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो लेखांकन के जो सूचना के उपयोग करते हैं वो हमारे क्रेडिटर भी हो सकते हैं, बैंक वाले भी हो सकते हैं, कस्टमर तो होते ही हैं, साथ ही हमारे जो सभी हैं ये सभी आपके उपयोगकर्ता होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, हु इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेखांकन सूचना का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑनर्स, शेयर होल्डर अंशधारक,
डिबेंचर होल्डर या फिर ऋण पत्र धारक या वर्कर्स या कर्मचारी? जल्दी से बताएं कि जो हमारे अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। नंदन जी डी बोल रहे हैं, भोपाल जी बी बोल रहे हैं, सी डी। अच्छा भाई कंफ्यूजन है, काफ़ी लोग ए बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इसमें से कौन सा लेखांकन का जो सूचना होती है उसका आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं होते हैं, ये बताना है आप लोगों को। सी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ऋण पत्र धारक इसके इंटरनल जो उपयोगकर्ता नहीं होते हैं। बाकी आप लोगों को पता है ऑनर्स हो गया, शेयर होल्डर हो गए और बैंक मैनेजर हो गए, वर्कर्स हो गए, ये सब इंटरनल आप लोगों के उपयोगकर्ता होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। एक बार सब लोग थम्स अप कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम कंसिडर टू बी, यानी आधुनिक लेखांकन का जनक किसे माना जाता है, ये बताना है आप लोगों को। जे.आर. वर्टलीबॉय को, फिलिप कोटलर को, लुई फर्स्ट को या लुकास पेसियोली को? जल्दी से बताएं। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? सी आंसर आ रहा है नंदन राणा जी का। काफी लोगों का ए आंसर आ रहा है, नीतीश जी का आ रहा है डी आंसर। आधुनिक लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? दीपशिका जी डी। चलिए तो याद रखें आप लोग, जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है या अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटेंसी के जनक हमारे लुकास पेसियोली जी ही हैं। याद रखें आप लोग, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किसी भी प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुकास पेसियोली जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, डज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का कार्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग बहुत अच्छे से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ अधिकतमीकरण। अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। मीटिंग स्टेचुरी रिक्वायरमेंट, रिटायरमेंट, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला है अरेंजिंग द रिकॉर्डिंग, अभिलेखों को व्यवस्थित करना। इसमें से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है, बताने आप लोगों को। सौरभ जी ए बोल रहे हैं, आयुष जी बी बोल रहे हैं। आयुष जी इतने बार आंसर बी बी बी। अच्छा दीपशिका जी डी बोल रहे हैं। एक बार आंसर देने से भी काम चल जाएगा आयुष जी। सी वर्तिका जी बी। ध्यान दीजिए, जो हमारे लेखांकन के कार्य हैं उसमें से हम लोग अगर बात करें तो प्रोटेक्टिंग, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा तो करता ही है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था, याद रखेंगे आप लोग। साथ ही वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी हम ऐसा ही लेखा करते हैं जो वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर डिपेंड करता है। साथ ही अभिलेखों को व्यवस्थित करना, ये भी आप लोगों का अकाउंटिंग का ही कार्य है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे अकाउंटिंग जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। लाभ का अधिकतमीकरण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन लोगों ने भी सही आंसर दिया, गुड। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैपिटल ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की पूंजी है क्या, ये क्या है ये बताना है आप लोगों को। जो कैपिटल होती है बिजनेस के लिए क्या होती है? पहला ऑप्शन है कैश, एक एसेट
या फिर बात करें लाइबिलिटी या नॉन ऑफ दिस, जल्दी से बताएं। जो कैपिटल है बिजनेस के लिए क्या होगा? नवीन जी ए बोल रहे हैं, नवीन जी ए बोल रहे हैं काफ़ी लोग। नवीन सती जी ए, क्या बात है भाई, आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सी सी सी, चलिए काफ़ी लोगों का सी आंसर आ रहा है। तो याद रखेंगे, हमने कैपिटल पे भी चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को 5 एलिमेंट बताए थे आप लोगों के अकाउंटिंग में। सबसे पहले एसेट, फिर लायबिलिटी, फिर आप लोगों का कैपिटल। देखिए जो हमारी कैपिटल होती है ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ये एक लायबिलिटी के तौर पे इसे देखा जाता है, लेकिन ये ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि बिजनेस को उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब एक ऑब्लिगेशन नहीं होती है बिजनेस की। ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, लेकिन होती है लायबिलिटी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए पर्सन हु हैज पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, यानी जिसे फर्म का पैसा देना है वो कहलाता है। ए पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, यानी जिसको फर्म का पैसा जिसे फर्म को का पैसा देना होता है वो क्या कहलाता है? अच्छे से पढ़ें और फिर बताएं हमें। पहला ऑप्शन है डेटर, क्रेडिटर, ऑनर्स या फिर सप्लायर। जिसे फर्म का पैसा देना होता है, जिसे फर्म का पैसा देना होता है। काफ़ी लोग ए बोल रहे हैं और अभिषेक जी सी बोल रहे हैं ऑनर, अच्छा जी। और सरिता जी ए बोल रहे हैं। मनीषा जी ए। चलिए ये भी हमने क्लास में डिफाइन किया था अच्छे से। तो देखिए भाई, जो हमारे जिसे फर्म का पैसा देना होता है वो आपका डेटर होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जिसे फर्म का पैसा देना होता है, फर्म का पैसा देना होता है, याद रखेंगे। हु हैज़ टू पे मनी टू द फर्म, यानी जिसे फर्म की जो व्यवसाय को पैसा देना होगा वो उसका डेटर होता है। और जिसे फर्म को जिसको पैसा देना होता है वो उसका क्रेडिटर होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं, रात हो चुकी है काफ़ी, तो क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं आज, बाकी के क्वेश्चन हम लोग फिर लेके आएंगे। आप लोग कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके भी बताएं। तो ये 20 क्वेश्चन थे। बाकी हमारा जो कोर्स चल रहा है, आप लोग जो लोग अभी जो नए लोग हैं यहाँ पे वो जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स से। बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से हम लोगों ने टॉपिक वाइज वीडियो हमारे एमसीक्यूज उसमें बनेंगे और हम लोग इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप करें 7500074477 पर। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं हमारे कोर्स से वो जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से एमसीक्यू सीरीज। अच्छा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, तो बताएं सर ये क्लास रोज होती है? बिल्कुल ये क्लास रोज होती है साक्षी जी, और क्लास लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक हो गया। आप लोग ये भी बताएं कितना कितना स्कोर रहा आप लोगों का, जल्दी से फिर हम लोग क्लोज करेंगे लाइव क्लास को। और कैसी लगी आप लोगों को क्लास, और आप लोगों का कितना स्कोर रहा इस 20 क्वेश्चनों पे? सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, आप लोग मुझे बताएं। और जो लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस नंबर पे मुझे कॉल करें। कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही अटेम्प्ट रहे मुझे जल्दी से बताएं 20 में से। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। रिहान जी मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए गुड 12। वंदना जी बहुत अच्छा रहा आपका स्कोर। खीम सिंह बिस जी आपका 17 मार्क्स, वेरी गुड यार। अगर आप लोग बेसिक्स देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है ना तो बेसिक पे बहुत अच्छी पकड़ कर लीजिए,
क्योंकि 50 से 60% आप लोगों का बेसिक पूछा जा सकता है। सरिता जी गुड, 17 मार्क्स लेके आए हैं। आयुष जी के भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, गुड। आयुष जी का 18 मार्क्स रहा है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो जल्दी से पूछिए, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल रेगुलर होगी क्लास अमन जी। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को रेगुलर एक वीडियो मिलती है हमारे चैनल से, जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मैं देख लेता हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो मैं 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। चलिए 11 क्या है भाई, देखिए भाई 11 में था, ये बोलता है कि डज नॉट इंक्लूड लिक्विड एसिड, यानी तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है जो हमारी लिक्विड एसिड होती है। देखिए उसमें स्टॉक भी शामिल नहीं होता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल मैंने नया पॉइंट डाला था आप लोगों के लिए, याद रखेंगे। देखिए जो हमारी इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में 3 चीज़ें शामिल होती हैं और इन्वेंट्री को हम लोग लिक्विड एसिड में नहीं शामिल करते हैं। अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर को मैंने बात करी थी रॉ मटेरियल और आप लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस और आप लोगों का फिनिश गुड, ये सब आप लोगों का इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है और इसे हम लोग लिक्विड एसिड में शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार से ये सभी जितने भी आइटम हैं इनको हम लोग शामिल नहीं करेंगे तरल संपत्तियों में। क्लियर हुआ आप लोगों का? जीएसटी जी, आप जीएसटी प्रैक्टिस आप लोगों का क्लियर हुआ? क्लास की टाइमिंग नहीं है, आप लोग अगर हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो अमन जी क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है, एक लिंक दिया जाता है जिसको आप कई बार देख सकते हो और ये लिंक आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक रहेगा। चलिए फिर आप बाकी आप लोग, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप लोग मुझसे इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली जो महत्वपूर्ण हमारी क्लास होगी उसके साथ। गुड नाइट सभी लोग, और हम अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट बॉयज़, गुड नाइट गाइज, जितने भी आप लोग हैं। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए, टाइमिंग कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। चलिए फिर ओके बाय। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, अगर कोई ऐसे कोई आपको सवाल जवाब करने हैं या कोई कॉल करनी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट।